अच्छा, एक कहानी से शुरू करते हैं। हम्म। सोचिए, दिल्ली की एक बहुत ही व्यस्त गली, हम्म। और उस गली में एक 3 मंजिला घर। हम्म। उस घर में एक ही परिवार की 3 पीढ़ियां साथ रहती हैं। मतलब दादा दादी, उनके बच्चे, पोते पोतियां। बाहर से देखें तो सब कुछ एकदम परफेक्ट। बिल्कुल, एक खुशहाल आम भारतीय परिवार जैसा। हाँ, कारोबार अच्छा चल रहा है, पड़ोसियों से रिश्ते अच्छे हैं, बच्चे होशियार हैं। लेकिन फिर एक सुबह उस घर में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। हाँ, एक ऐसी खामोशी जो मतलब किसी को समझ नहीं आ रही थी। सुबह 7 बजे जो दुकान हमेशा खुल जाती थी, वो उस दिन बंद थी। कोई घर से बाहर नहीं आ रहा। कुछ भी नहीं। दूध वाला भी दरवाजे पर दूध रखकर चला गया। तब पड़ोसियों को थोड़ी चिंता हुई। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, पर कोई जवाब नहीं। और जब हिम्मत करके एक पड़ोसी छत के रास्ते से घर में दाखिल होता है, तो जो मंजर वो देखता है, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। और ये कोई कहानी नहीं है, नहीं, ये 2018 में दिल्ली के बुराड़ी में हुई वो सच्ची घटना है, जिसे आज भी भारत के सबसे रहस्यमयी मामलों में गिना जाता है। बिल्कुल। और आज हम इसी मामले की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो भी जानकारी है, जो स्रोत हैं, उनके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस घर की दीवारों के पीछे आखिर चल क्या रहा था। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ। नहीं, बल्कि ये समझना है कि ऐसा हुआ क्यों। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। 1 जुलाई 2018 की उस सुबह से ठीक पहले ये परिवार कैसा था? मतलब बाहर की दुनिया की नजर में। बाहर से देखने पर तो वो एक आदर्श परिवार लगते थे। परिवार की मुखिया थी नारायणी देवी, करीब 77 साल की। उनके 2 बेटे भुवनेश और ललित अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ रहते थे। और एक बेटी भी थी शायद। हाँ, एक बेटी भी थी जो विधवा होने के बाद अपने बच्चों के साथ वहीं रहती थी। कुल मिलाकर 11 लोग। 11 लोग। जी। उनकी एक किराने की दुकान थी, प्लाईवुड का कारोबार था। मतलब आर्थिक रूप से कोई परेशानी नहीं थी, सामाजिक रूप से भी बहुत मिलनसार थे। पड़ोसी तो यही बताते हैं कि वो बहुत धार्मिक और मददगार लोग थे। किसी से कोई झगड़ा नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। सब कुछ एकदम सामान्य। एकदम सामान्य। और शायद यही बात इस केस को इतना डरावना बनाती है कि सब कुछ सामान्य था। तो 1 जुलाई की सुबह जब पड़ोसी अंदर घुसे, उन्होंने असल में देखा क्या? वो सीन कैसा था? वो दृश्य दिल दहला देने वाला था। जब पड़ोसी अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घर के आंगन में जो लोहे की ग्रिल लगी होती है, उससे 10 लोग फंदे से लटके हुए हैं। 1 मिनट, 10 लोग एक साथ? हाँ, 10 लोग एक ही जगह पर? एक ही जगह पर। इनमें बच्चे भी शामिल थे। और जो बात सबसे अजीब थी, वो ये कि सबके हाथ पीठ के पीछे बंधे हुए थे, आंखों पर पट्टी बंधी थी और कुछ के मुंह भी कपड़े से ढके थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रस्म हो। बिल्कुल, जैसे किसी खास रस्म के तहत ये सब किया गया हो। और 11वीं सदस्य नारायणी देवी, उनका शव दूसरे कमरे में बिस्तर पर मिला। उनकी भी मौत गला घुटने से हुई थी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उनका भी दिमाग चकरा गया। क्यों? क्योंकि घर में जबरदस्ती घुसने का मतलब कोई फोर्स एंट्री का निशान ही नहीं था। कोई लूटपाट नहीं हुई। घर में कैश, जेवर सब कुछ अपनी जगह पर था। और परिवार का एक कुत्ता भी था शायद। हाँ, टॉमी, वो छत पर बंधा हुआ था। उसने भी रात में भौंक कर कोई इशारा नहीं किया। तो पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली थे? न कोई मोटिव, न कोई संदिग्ध, कुछ भी नहीं। एक बंद कमरे का रहस्य जिसमें 11 लाशें थीं। तो फिर जांच आगे बढ़ी कैसे? पहला ब्रेक थ्रू कहां से मिला? पहला और सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू तब मिला जब पुलिस को घर के छोटे से मंदिर के पास से 11 रजिस्टर मिले, जिन्हें हम आम भाषा में डायरी कह सकते हैं। अच्छा, डायरियां मिली। और मुझे लगता है कि यहीं से केस ने एक बिल्कुल अलग मोड़ लिया, है ना? बिल्कुल। पहले तो पुलिस को भी यही लगा कि शायद कोई हिसाब किताब होगा, लेकिन जब उन्होंने उन डायरियों को पढ़ना शुरू किया तो केस की पूरी दिशा ही बदल गई। वो आम डायरी नहीं थी? नहीं, वो एक तरह की इंस्ट्रक्शन मैनुअल थी। उनमें पिछले 11 सालों से कुछ लिखा जा रहा था, और उनमें जो लिखा था वो उस रात हुई घटना की पूरी स्क्रिप्ट थी। स्क्रिप्ट? मतलब आप ये कह रही हैं कि जो कुछ उस रात हुआ वो सब पहले से उन डायरियों में लिखा हुआ था? हूबहू। उनमें एक अनुष्ठान या क्रिया का जिक्र था। लिखा था कि ये क्रिया कैसे करनी है, किस दिन कौन सा सामान लाना है, पूजा कैसे करनी है। यहाँ तक कि ये भी लिखा था कि आखिरी दिन हाथ कैसे बांधने हैं, आंखों पर पट्टी कैसे लगानी है और स्टूल का इस्तेमाल कैसे करना है। ये सुनकर तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। डायरी में साफ साफ लिखा था, जब क्रिया करो तो आंखों पर पट्टी अच्छे से बांधना
ताकि तुम्हें कुछ दिखाई न दे, हाथ भी कसकर बांधना। लेकिन क्यों? कोई परिवार ऐसा क्यों करेगा? जरूर उन डायरियों में इसकी कोई वजह, कोई कारण तो लिखा होगा। हाँ, और यहीं पर ये मामला और भी ज्यादा उलझ जाता है, और दुखद भी। डायरियों के हिसाब से परिवार ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि उन्हें यकीन था कि इससे उनकी तरक्की होगी, उनके रुके हुए काम बन जाएंगे और उन्हें मोक्ष मिलेगा। मोक्ष? जी, उनमें लिखा था कि परिवार के मुखिया नारायणी देवी के पति, जिनकी मौत कई साल पहले हो चुकी थी, उनकी आत्मा परिवार के छोटे बेटे ललित से बात करती है। क्या मतलब ललित ये दावा करता था कि उसके पिता की आत्मा उसके शरीर में आती है? हाँ, और वही आत्मा उसे ये सब निर्देश देती थी जिन्हें वो इन डायरियों में लिखता था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि डायरी में कहीं भी मरने या आत्महत्या जैसे शब्द का जिक्र नहीं है। तो फिर क्या लिखा था? बल्कि उनमें लिखा था कि ये एक विशेष पूजा है। लिखा था, जब तुम सब आखिरी क्रिया में लटकोगे तो धरती कांपेगी, आसमान हिलेगा, लेकिन तुम घबराना मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा। मैं तुम्हें बचा लूंगा। हाँ, उन्हें पूरा यकीन था कि जैसे ही अनुष्ठान पूरा होगा, उनके दिवंगत पिता की आत्मा प्रकट होगी और उन सबको फंदे से उतार लेगी। एक मिनट, आप ये कह रही हैं कि वो सब फंदे पर लटके थे, लेकिन उन्हें ये लग रहा था कि वो मरेंगे नहीं? जी, ये बात समझना ही बहुत मुश्किल है। उन्हें क्या उम्मीद थी कि कोई चमत्कार हो जाएगा? जांचकर्ताओं और मनोवैज्ञानिकों का यही निष्कर्ष है। उनका इरादा मरना था ही नहीं। वो इसे एक आध्यात्मिक अभ्यास मान रहे थे, जिसके अंत में उन्हें कोई उच्च शक्ति प्राप्त होती। उन्हें विश्वास था कि वो मरेंगे नहीं, बल्कि एक नई बेहतर जिंदगी में प्रवेश करेंगे। ये एक ऐसा विश्वास था जो धीरे धीरे एक बेहद खतरनाक अंधविश्वास में बदल गया था। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये तो तर्क से बिल्कुल परे है। चलिए, एक दो लोग ऐसी सोच रख सकते हैं, पर पूरा का पूरा परिवार? 11 लोग। हाँ, जिसमें पढ़े लिखे नौजवान, प्रियंका जैसी MBA पढ़ी लड़की और स्कूल जाने वाले बच्चे भी शामिल थे। वो सब एक साथ इस बात पर कैसे यकीन कर सकते हैं? शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर कहते हैं। हिंदी में कहें तो साझा मनोविकृति। शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर, ये होता क्या है? क्या इसे आसान भाषा में समझा सकती हैं? जरूर। इसे ऐसे समझिए जैसे एक बहुत ही शक्तिशाली स्पीकर से एक ही गाना बज रहा हो और धीरे धीरे कमरे में मौजूद बाकी सभी छोटे स्पीकर भी वही गाना पकड़ लेते हैं और बजाने लगते हैं, बिना ये सवाल किए कि ये गाना सही है या गलत। तो इस केस में ललित वो मुख्य स्पीकर था। बिल्कुल। उसके मन में ये भ्रम था कि उसके पिता की आत्मा उससे बात करती है, और क्योंकि परिवार में उसका बहुत प्रभाव था, सब उस पे बहुत भरोसा करते थे, तो धीरे धीरे उसका ये भ्रम पूरे परिवार का साझा सच बन गया। लेकिन फिर भी किसी ने तो सवाल उठाया होगा। किसी के मन में शक नहीं आया कि ये सब गलत हो सकता है? शायद आया भी हो, लेकिन उस पूरे सिस्टम ने शक की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी थी। देखिए, जब ललित के निर्देशों का पालन करने से परिवार में कुछ चीजें अच्छी होने लगीं, जैसे कारोबार में अचानक से बड़ा मुनाफा हो गया या प्रियंका की मंगनी तय हो गई, तो उनका विश्वास और भी पक्का हो गया। अच्छा। उन्हें लगा कि पिताजी के बताए रास्ते पर चलने से सच में सब ठीक हो रहा है। ये एक तरह का, क्या कहते हैं उसे, फीडबैक लूप बन गया। मतलब हर छोटी बड़ी सफलता को उस आत्मा के निर्देशों से जोड़ दिया गया। हाँ, और दूसरी तरफ एक डर भी था। डायरियों में ये भी लिखा था कि अगर निर्देशों का पालन नहीं किया तो पिताजी नाराज हो जाएंगे और परिवार का बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। तो एक तरफ विश्वास का इनाम और दूसरी तरफ अवज्ञा करने का डर। इस चक्कर में फंसकर पूरा परिवार बाहरी दुनिया से एक तरह से कट गया था। उनका सच सिर्फ वही रह गया था जो उन डायरियों में लिखा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहे थे, लेकिन उनकी मर्जी असल में उनकी थी ही नहीं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। वो एक ऐसी सोच की नियंत्रण में थे जिसने उन्हें यकीन दिला दिया था कि वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है और उनके भले के लिए है। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। ये महीनों बल्कि सालों की मानसिक कंडीशनिंग और अंधविश्वास की गहरी जकड़न का नतीजा था। एक ऐसी जकड़न जिसने तर्क और विवेक को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। इस पूरी बातचीत के बाद भी मेरे मन में कई सवाल हैं और हमारे स्रोत में भी इन अनसुलझे सवालों का जिक्र है। जैसे, क्या इसे वाकई सामूहिक आत्महत्या कहा जा सकता है जबकि उनका इरादा ही मरना नहीं था? ये एक बहुत बड़ा कानूनी और मनोवैज्ञानिक सवाल है। अगर उन्हें 100% यकीन था कि वो बच जाएंगे, तो क्या ये आत्महत्या है या ये एक ऐसा भयानक हादसा है जो एक गलत विश्वास की वजह से हुआ? कानून की नजर में शायद ये आत्महत्या है। हाँ,
लेकिन मनोविज्ञान की नज़र में ये एक भ्रम का दुखद परिणाम है। और ये सवाल कि क्या वाकई पूरे परिवार को मानसिक रूप से नियंत्रित किया गया था? क्या किसी एक के भी मन में आखिरी पलों में भी शक पैदा नहीं हुआ? खासकर उन बच्चों के बारे में सोचकर दिल कांप जाता है। ये शायद इस केस का सबसे परेशान करने वाला सवाल है। हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। हो सकता है कि समूह का दबाव, जिसे ग्रुप थिंक कहते हैं, वो इतना ज्यादा था कि अकेले विरोध करने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाया। या शायद वो उस विश्वास के जाल में इस कदर उलझ चुके थे कि सवाल पूछने की क्षमता ही खत्म हो चुकी थी। अगर सब कुछ पहले से लिखा हुआ था, योजना के साथ हो रहा था, तो किसी एक ने भी इसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? कोई एक आवाज, कोई एक चीख जो इस सिलसिले को तोड़ सकती थी। शायद वो आवाज कभी उठी ही नहीं। सच तो ये है कि इन सवालों का कोई एक सीधा जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। सच तो उन 11 लोगों के साथ ही चला गया। आज भी बुराड़ी का वो घर वहीं खड़ा है। सुना है अब उसमें कोई और परिवार रहता है, लेकिन उसकी दीवारें आज भी उस रात की खामोशी की गवाह हैं। एक ऐसी खामोशी जो अपने पीछे कई गहरे और असुविधाजनक सवाल छोड़ गई है। ये घटना हमें इस बात पर गहराई से सोचने पर मजबूर करती है कि विश्वास और अंधविश्वास के बीच की जो रेखा है वो कितनी महीन और कितनी खतरनाक हो सकती है। और कैसे तर्क और आस्था का संतुलन बिगड़ने पर नतीजे इतने विनाशकारी हो सकते हैं। बिल्कुल। और हम आज की इस चर्चा को उसी एक सवाल के साथ खत्म करना चाहेंगे जो हमारे स्रोत में भी प्रमुखता से उठाया गया है। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबको खुद से पूछना चाहिए। अपराध ज्यादा खतरनाक होता है या अंधविश्वास?